हमने अब तक इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़ा था। इंटरनल कंट्रोल के बाद हमने इंटरनल कंट्रोल रिव्यू के बारे में पढ़ा है। इंटरनल कंट्रोल रिव्यू में हमने 4 चीज़ें देखी थी, जिसमें सबसे पहला है नैरेटिव रिकॉर्ड, उसके बाद आता है चेकलिस्ट, फिर आता है क्वेश्चनियर और फ्लो चार्ट। हमने देखा फ्लो चार्ट में हमने सेल्स फ्लो चार्ट पढ़ लिया था और परचेज़ का फ्लो चार्ट पढ़ लिया था। सेल्स फ्लो चार्ट में हमने ये देखा था कि किसी भी बिक्री को करने से पहले क्या तैयारियां करनी है, बिक्री के दौरान क्या देखना है, उसके बाद किसी माल की बिक्री होती है। परचेज़ में भी हमने देखा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इंटरनल कंट्रोल है और उस इंटरनल कंट्रोल के होने से किसी भी कंपनी या बिजनेस में फ्रॉड या नुकसान होने की गुंजाइश कम रहती है। सेल्स फ्लो चार्ट और परचेज़ फ्लो चार्ट में हमने देखा था कि वेयर हाउस इफ़ेक्टिव था, परचेज़ डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट और फैक्ट्री, ये डिपार्टमेंट जो है इनसे संबंधित काम हो रहा था। हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि किस प्रक्रिया से और किस तरह से फ्लो चार्ट होता है, फ्लो बनता है, चाहे वो बिक्री हो चाहे वो क्रय हो, दोनों ही दशाओं में इंटरनल कंट्रोल हमने देखे थे। परचेज़ के बारे में हमने देखा है कि किस सीमा तक खरीदारी करनी है, उसके लिए भी एक आंतरिक नियंत्रण है। बिक्री के संबंध में भी आंतरिक नियंत्रण है। वहाँ बिजनेस या कंपनी में एक सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है। यदि सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं है तो फिर इंटरनल कंट्रोल उसमें नहीं है, उस बिज़नेस या कंपनी में नहीं है और वहाँ पर फ्रॉड या नुकसान होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। उसके अलावा हमने अलग वीडियो में देखा था चेकलिस्ट के बारे में और क्वेश्चनियर के बारे में। चेकलिस्ट और क्वेश्चनियर लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चेकलिस्ट में भी हमने देखा था कि बहुत सारे प्रश्न उत्तर होते हैं और क्वेश्चनियर में भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। क्वेश्चनियर के अंदर भी हमने देखा था और चेकलिस्ट में भी देखा था येस और नो या नॉट एप्लीकेबल करके बहुत सारे क्वेश्चंस हर अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंधित थे और उन क्वेश्चंस को येस और नो या नॉट एप्लीकेबल के रूप में उसको शो किया जा रहा था। जब ऑडिटर ये देखता है, ऊपरी तौर पर वो एक निगाह डाल लेता है, वो ये देखता है कि हाँ, अगर उनका सभी जो जवाब दिए जा रहे हैं बिज़नेस या कंपनी के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, जिसमें कि ऑडिटर को ये संतुष्टि मिल रही है कि हाँ, इनका इंटरनल कंट्रोल अच्छा है या इंटरनल कंट्रोल सही है, तो वो उस कंपनी या बिज़नेस के डेप्थ में जाकर बहुत ज़्यादा डीपली जाकर वो ऑडिटिंग नहीं करता है और ऊपरी तौर पर वह देख लेता है कि हाँ, इस कंपनी या बिज़नेस का काम सही है। लेकिन यदि वो ये देखता है कि जो सवाल जवाब किए गए हैं चेकलिस्ट के द्वारा या क्वेश्चनियर के द्वारा, तो जो सवाल जवाब किए गए हैं उनमें काफ़ी फ़र्क है। उस चेकलिस्ट या क्वेश्चनियर में आंसर्स कुछ और आ रहे हैं जबकि वास्तविकता यदि कुछ और है, तो फिर ऑडिटर ये देखता है कि हाँ, इस बिज़नेस या कंपनी का इंटरनल कंट्रोल काफ़ी वीक है और इससे इन चेकलिस्ट और क्वेश्चनियर के द्वारा वो ये पता लगा लेता है कि कहाँ कहाँ पर कुछ खामियां रह गई हैं और किन किन क्षेत्रों किस किस एरिया में डेप्थ में जाकर उसकी बहुत ज़्यादा डीपली उसकी जानकारी लेनी है, बहुत ज़्यादा उसको खोजबीन करना है या उसमें सुधार लाना है, उसके बारे में ऑडिटर देख लेता है और उसमें डेप्थ में जाकर उसकी देखता है कि कहाँ कमी है, क्या कारण है जिसके वजह से नुकसान हो रहा है या फ्रॉड होने की कोई गुंजाइश इसके अंदर हो रही है। तो चेकलिस्ट और क्वेश्चनियर का हमने देखा कि बहुत सारे सवाल जवाबों के द्वारा काम हो गया। इधर फ्लो चार्ट में हमने देख लिया कि बहुत सारे जो परचेज़ है या सेल्स है
उसमें अलग अलग प्रोसीजर से होकर काम हो रहा है, उन प्रोसीजर के बीच में इंटरनल कंट्रोल है। यदि उनमें इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा तो बिजनेस स्मूथली रन नहीं कर सकता है। और हमने ये देखा कि परचेज़ के लिए भी कुछ फिक्स अमाउंट है कि जो कि CFO और CEO के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उनको ये अधिकार दिए गए हैं कि इस सीमा तक खरीदारी CEO के अंडर में है और इस सीमा तक खरीदारी CFO के अंडर में है। तो ये सभी जो है वो इंटरनल कंट्रोल कहलाता है और इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर ये देख लेता है कि इसमें बिजनेस या कंपनी में इंटरनल कंट्रोल जो किया जा रहा है वो सही है या नहीं है। उसके अलावा अब आपके बचता है वो है नैरेटिव रिकॉर्ड। नैरेटिव रिकॉर्ड जो है वो किसी छोटी कंपनी या छोटे से बिजनेस में किया जाता है। उसमें कोई सिस्टम नहीं होता, जिसमें छोटे रूप में होता है, छोटे छोटे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। कंपनी की अपनी कोई सिस्टम पॉलिसी नहीं है, कोई अपना उनका एक फ़िक्स शेड्यूल या फ़िक्स तरीका नहीं होता है और वो खुद ही अपना सिस्टम को समझते हैं और अपने सिस्टम को ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई फ़िक्स चीज़ नहीं होती है, तो वो कहलाता है आपका नैरेटिव रिकॉर्ड। इसके अलावा हम ये देखें कि एक उदाहरण जो मैंने आपको बताया कि किस सीमा तक परचेज़ की जा रही है, वो किसके हाथों में है और उस यदि 5 लाख रुपए तक की सेल्स या परचेज़ है वो जो CFO के हाथ में है, यदि उससे अधिक है तो CEO उसके ऊपर निर्णय लेगा। तो ये सभी चीज़ें जो है वो इसके अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा हम ये देखें कि और क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये सब हमने अभी पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सा और हम देखते हैं। द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ लीडिंग नेशनल फर्म, रिस्क बेस्ड अप्रोच, रिव्यूज़ एंड एडवाइस बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव experience of what works, the ability to service your requirements around the world, an efficient approach that minimizes your cost. अब establishing control over new areas, उसमें क्या क्या ज़रूरत आ रही है? Support in assessing risk and control need, advice on control design and establishing an effective control environment, support in developing control documentation, pre-operation control assessment, control testing, assurance mapping। अब हम बार बार पढ़ चुके हैं कि एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें हैं। इंटरनल कंट्रोल रिव्यूज़ कंसिडरिंग the effectiveness of controls and advice on options for improvement. Reviews may be of whole organizations, divisions, or other units of activity, individual financial or operational processes or systems, projects or contracts, IT arrangements, review of compliance with policies and procedures। बार बार हम इन्हीं बातों को रिपीट करते आ रहे हैं जो कि एक इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल कंट्रोल रिव्यू के लिए में है। सेफगार्डिंग अगेंस्ट फ्रॉड, ये शुरू से लेकर अभी तक हम ये बार बार कह रहे हैं। एडवाइस ऑन फ्रॉड रिस्क क्या है? असिस्टेंस ऑफ ओवरऑल काउंटर फ्रॉड अरेंजमेंट्स एंड द फ्रॉड कल्चर, reviews of the design and operation of controls to safeguard against fraud, data mining and CATS, investigation of suspected fraud। मेन हम अब तक बार बार ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि इसका जो अहम उद्देश्य है, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि कंपनी में किसी प्रकार का कोई फ्रॉड या नुकसान तो नहीं हो रहा है, उसका पता लगाने के लिए ही इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल रिव्यू किया जाता है।